नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है दीपक कुमार शर्मा और एजुकेशन साइकोलॉजी के इस सेशन में हमारा सेशन रहेगा पैब्लो पर। इवान पेट्रोविच पैब्लो, जिनका कार्यकाल 1849 से लेकर के 1936 तक था, एजुकेशन साइकोलॉजी के क्षेत्र में बहुत जाने माने व्यक्ति हैं अपनी थियोरी ऑफ लर्निंग के लिए। इस थियोरी ऑफ लर्निंग के लिए इन्होंने डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट किया था और डॉग्स को हैबिचुएट करने की कोशिश की थी, उनके अंदर कुछ नई हैबिट्स को डेवलप करने की कोशिश की थी, जिसे थ्योरी ऑफ लर्निंग के रूप में देखा जाता है। ओरिजिनली पैब्लो रायजान डिस्ट्रिक्ट के थे, जो कि रशिया में है। रशिया की राजधानी मॉस्को से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए इनकी शिक्षा भी यहीं पीटर्सबर्ग में हुई थी। ये फिजियोलॉजी के स्टूडेंट थे और फिजियोलॉजी में ही इनका रिसर्च वर्क भी था, जिसके लिए इन्हें 1904 में नोबेल प्राइज मिला। इनका जो एरिया ऑफ स्टडी था वो था अडैप्टिव फेनोमेना ऑफ डाइजेस्टिव रिफ्लेक्स, यानी डाइजेस्टिव रिफ्लेक्स जो हमारी पाचन क्रिया होती है उसके रिफ्लेक्स को किस तरीके से अडैप्ट किया जाता है जीवों द्वारा। तो ये इस पे रिसर्च कर रहे थे। अब यहाँ पे समझना जरूरी होगा आगे बढ़ने से पहले कि रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं। भाई, रिफ्लेक्सेस होते हैं हमारे द्वारा प्रतिक्रियाएं जो होती हैं, कोई भी प्रतिक्रिया। अब ये नेचुरल भी हो सकते हैं और ये बनावटी भी हो सकते हैं, बट हम यहाँ पे नेचुरल रिफ्लेक्सेस की बात कर रहे हैं। और ये नेचुरल रिफ्लेक्सेस होते हैं जो हमारे अंदर से अपने आप आते हैं। जैसे एक बच्चे को खेलने के लिए जाना है तो उसकी जो एक्साइटमेंट है, और उसे ना खेलने जाने दिया जाए तो वो जो सैड हो जाता है, ये भी रिफ्लेक्स है। अगर एक बीमार व्यक्ति है और उसे डॉक्टर चेकअप कर रहा है और कहता है, पूछता है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसे जो दर्द का एहसास हो रहा है वो भी रिफ्लेक्स है। एक बच्चा मम्मी को देख करके जो अपना एक एक्साइटमेंट दिखा रहा है, ये भी एक प्रकार का रिफ्लेक्स है। तो रिफ्लेक्सेस हमारे अंदर जनरली होते हैं, जिसपे कि जिनमें से एक होता है डाइजेस्टिव रिफ्लेक्स, जिसपे कि पैब्लो काम कर रहे थे। उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। कहीं दूसरे देश उन्हें अपने साथ ना ले जाएं और उनके कार्य का इस्तेमाल ना कर ले, इसलिए रशिया के शासक लेनिन ने 1921 में एक डिक्री जारी की और ये आदेश दिया कि भाई पैब्लो को और उनके सहयोगियों को वो सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं जिनकी उनको आवश्यकता है उनका शोध कार्य करने के लिए, क्योंकि लेनिन को ये बात पता थी कि ये शोध बहुत बड़ा होने वाला है, जिससे कि ओवरऑल लर्निंग और ट्रेनिंग के लिए हेल्प मिलने वाली है। इसलिए लेनिन ने कुछ ऐसा किया था। तो उन्होंने जो अपना कार्य चालू किया वो डाइजेशन पे चालू किया। अब वो ह्यूमंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे एथिकल रीजन की वजह से, क्योंकि उनको भूखा नहीं रखा जा सकता था इंसानों को। इसलिए उन्होंने डॉग्स पे ये एक्सपेरिमेंट करना चालू किया और इसीलिए इसे कहीं हद तक इनह्यूमन भी माना जाता है। और जिस वक्त उन्होंने इस डाइजेशन यानी पाचन क्रिया पे अपना एक्सपीरियंस चालू किया, अपना एक्सपेरिमेंट चालू किया, उसी वक्त उनको एक अजीब सा फिनोमेना नजर आया कि डॉग्स की एक आदत पड़ गई थी कि वो पैब्लो या उनके एसोसिएट द्वारा खाना दिए जाने से पहले ही ये हरकत करने लगते थे कि खाना आने वाला है। ये एक बड़ा ही स्ट्रेंज बिहेवियर था जिसको कि पैब्लो ने देखा। तो उन्होंने कहा कि हम इसका अध्ययन करेंगे कि ये एक आदत कैसे डेवलप हो रही है डॉग्स में, कि उन्हें पहले से कैसे पता चल जाता है कि हम आ रहे हैं। और यही शुरुआत थी उस पूरी थियरी की जिसे कहा जाता है क्लासिकल या पैव्लोवियन कंडीशनिंग। पैव्लोवियन कंडीशनिंग या क्लासिकल कंडीशनिंग ये एसआर थियरी पे आधारित थी, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, जिसके लिए पैब्लो ने एनालिसिस किया था स्टिमुलस और बिहेवियरल रिस्पॉन्स का। यहाँ पे स्टिमुलस के रूप में एक घंटी का इस्तेमाल किया गया था, जबकि बिहेवियरल रिस्पॉन्स के रूप में डॉग के द्वारा जो लार टपकाई जाती है उसका इस्तेमाल किया गया था। तो ये एक प्रकार की आदत डाल करके और इसको विभिन्न स्टेजेस में और स्टेप्स में किया गया था, ताकि ये बताया जा सके कि हम किसी को भी कुछ भी लर्न करवा सकते हैं। तो इसके लिए किस चीज की जरूरत होगी? स्टिमुलस की जरूरत होगी। अब स्टिमुलस क्या होता है? देखिए, स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए परिवार स्टिमुलस हो सकता है, किसी के लिए झूला स्टिमुलस हो सकता है। अब झूला जिसको प्रभावित करता है, एक छोटा बच्चा है वो झूले पे झूलना चाहता है, तो उसके लिए वो झूला क्या है? वो अनकंडीशन स्टिमुलस है। लेकिन वहीं अगर कोई बड़ा व्यक्ति है और वो उस झूले पे नहीं झूलना चाहता, उसको फर्क ही नहीं पड़ता झूले से पार्क में, तो वो उसके लिए
न्यूट्रल स्टिमुलस हो गया। न्यूट्रल स्टिमुलस यानी एक स्टिमुलस तो है क्योंकि वो नजर आ रहा है, उसे उस पे झूल सकते हैं, वो एहसास है, लेकिन वो उसको प्रभावित नहीं कर रहा कोई भी रिफ्लेक्स करने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए। इसलिए वो ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके लिए उपयोगी नहीं है, वो हुआ न्यूट्रल स्टिमुलस। वहीं अगर वो किसी के लिए उपयोगी है तो उसके लिए वो वहां पे होगा अनकंडीशन स्टिमुलस। तो इसी तरीके से अनकंडीशन स्टिमुलस या न्यूट्रल स्टिमुलस और या फिर कंडीशनड स्टिमुलस, यानी कि जो उपयोगी नहीं होता है, न्यूट्रल स्टिमुलस को आपके लिए उपयोगी बना देना, यही कहलाता है कंडीशन स्टिमुलस। तो जिसकी हम बात करने वाले हैं, जैसे यहां पे आप पिक्चर में देखेंगे तो किसी के लिए दोस्ती स्टिमुलस हो सकता है, दोस्तों के साथ बाहर जाना, जिस तरीके से कुत्ते के लिए खाना स्टिमुलस हो सकता है। तो स्टिमुलस यानी उद्दीपक इसी प्रकार के होते हैं। तो आगे देखते हैं, इसमें पैवलो ने इन्हीं स्टिमुलस की ही आदत डाली थी। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, पैवलोवियन कंडीशनिंग में। अब इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है यूसीएस और यूसीआर। क्या होता है यूसीएस और यूसीआर? भाई अनकंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। कि एक डॉग है तो उसके लिए खाना तो जरूरत है, जो आपकी नेचुरली जरूरत है, वो हुआ आपके लिए अनकंडीशनड स्टिमुलस। इसकी आदत डालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपकी आदत है, वो हुआ अनकंडीशनड स्टिमुलस। और उसको देख करके नेचुरली आप ड्रूलिंग करेंगे, यानी डॉग ड्रूलिंग करेगा, तो वो हो गई उसकी लार टपकाना, हो गई अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, जिसकी आदत डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो नेचुरली है। दूसरी तरफ न्यूट्रल स्टिमुलस, अब घंटी जो है वो आवाज तो आ रही है, जो डॉग के कान में भी जा रही है, तो वो उसके लिए एक स्टिमुलस तो है, लेकिन उससे उसको प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए वो है न्यूट्रल स्टिमुलस, यानी कोई नहीं है वो स्टिमुलस। जबकि उसका जो इस रिस्पॉन्स होगा इसके ऊपर, वो कैसा होगा, न्यूट्रल रिस्पॉन्स होगा। मींस घंटी पे जरूरी नहीं कि वो वही रिस्पॉन्स दे जो खाने पे देगा। तो इसलिए ये हुए अनकंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन रिस्पॉन्स। अब यहां पे स्टिमुलस को समझ लेना जरूरी है कि जो स्टिमुलस होता है जो आपने प्रोवाइड किया, फॉर एग्जांपल घंटी, तो कहीं ऐसा ना हो कि डॉग को ये आदत पड़ जाए कि वो घर की घंटी, साइकिल की घंटी, ऑफिस की घंटी, मंदिर की घंटी, चर्च की घंटी, और इन सभी पे वो एक ही तरीके का व्यवहार करे। तो हमें क्या करना है, हम जिस घंटी पे उसका व्यवहार करवाना चाहते हैं, इसको कहते हैं स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, यानी अन्य स्टिमुलस से अलग कर देना। स्किनर वाले केस में या इस केस में, इस एक घंटी को पहचानना स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन है, जिसके लिए परसेप्चुअल लर्निंग की जरूरत पड़ती है, यानी पहचानना, एक स्टिमुलस को अन्य चीजों से अलग करना। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसे कहेंगे स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जब स्टिमुलस जनरलाइजेशन होता है तो लर्निंग नहीं होती है, जब स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन होता है तभी इस कंडीशनिंग की थियरी में लर्निंग हो पाती है। इसके बाद आता है सेकेंड फेज या सेकेंड स्टेप, जिसे ड्यूरिंग द कंडीशनिंग कहते हैं। इसमें पैवलो ने क्या किया कि पहले घंटी बजाई और उसके बाद खाना दिया। तो घंटी बजाई और खाना दिया, तो इससे क्या हुआ, डॉग ने इस बात को समझा कि जब घंटी आती है उसके बाद खाना आता है, तो ये आदत पड़ गई डॉग की। तो न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ अनकंडीशनड स्टिमुलस दे करके उन्होंने अनकंडीशनल रिस्पांस निकाला। तो जो कुत्ता जो लार टपका रहा था, जो डॉग जो ड्रूलिंग कर रहा था, वो खाने के लिए कर रहा था, लेकिन हर बार खाने से पहले क्या आ रही थी, एक न्यूट्रल स्टिमुलस आ रहा था। ध्यान रखना, हमेशा अनकंडीशनड स्टिमुलस से जस्ट पहले होता है न्यूट्रल स्टिमुलस। तो इस बात को यहां पे समझ लेना है कि दो चीजें बहुत मैटर हैं। पहली, रिपीटेशन। आप याद कीजिए कि आपको पहाड़े कैसे याद करवाए गए थे, या स्कूल में आपको यह कैसे पता चलता था कि भाई तीसरा पीरियड है तो यह अंग्रेजी भाषा का है, और 3 घंटियां बजी यानी अंग्रेजी का टीचर आएगा। तो वो जो 3 घंटियां हैं, वो घंटियां क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस, और उसके बाद क्या है, उसके बाद वो ओरिजिनल स्टिमुलस है, यानी वो टीचर आया। तो जब भी टीचर आया उससे जस्ट पहले 3 घंटियां बजी, जब भी अंग्रेजी टीचर आया उससे जस्ट पहले 3 घंटियां बजी। तो जो रिपीटेशन है, जो आपको पहाड़े याद करवाते हुए करवाई गई, जो आपने कोई म्यूजिक का कोई नोट सीखा उस वक्त, या एक स्टूडेंट जो क्रिकेट का स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है,
वो बार बार एक ही शॉट खेल रहा है बेहतर आउटकम के लिए। वीडियो गेम जिस दिन आपने पहले दिन खेली थी तो आप उसमें बड़े सामान्य थे, और जैसे जैसे आप खेलते गए, जितना आपने रिपीट किया उसको, दोबारा प्रैक्टिस या एक्सरसाइज किया, जो कि थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ एक्सरसाइज में से है, तो इस एसोसिएशन को आप जितना रिपीट करेंगे वो उतना बेहतर आपको याद रहेगा। ये रिपीटेशन बेस है इस क्लासिकल कंडीशनिंग का। तो इसके बाद जो दूसरी चीज है जो मैंने आपको बताई, जो आपको याद रखनी होगी, वो होगी इमीडिएटनेस। इमीडिएटनेस क्या है? इमीडिएटनेस है कि न्यूट्रल स्टिमुलस के कितनी देर बाद आप अनकंडीशन स्टिमुलस दें। तो घंटी के अगर काफी देर बाद, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, अगर आप घंटी के काफी देर बाद खाना देंगे तो यह काम नहीं करेगा, क्योंकि डॉग के जहन में वो जो घंटी की छाप है वो धूमिल हो जाएगी, यानी वो भूल जाएगा जब तक खाना आया। अगर आप दोनों एक साथ देंगे तो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो खाने पे रहेगा, तो वो घंटी की आदत नहीं डाल पाएगी। तो आपको क्या करना है? बिल्कुल घंटी के जस्ट बाद खाना देना है। इस इमीडिएटनेस को ही कॉन्टिग्यूटी कहते हैं, जिसपे कि गुथरी ने काम किया था, तो जिसे कि कॉन्टिगुअस लर्निंग थियरी कहते हैं। तो बिल्कुल आपको न्यूट्रल स्टिमुलस के जस्ट बाद आपको अनकंडीशन स्टिमुलस देना होगा। यह टाइमिंग बहुत मैटर करती है, इसे ही कहते हैं इमीडिएटनेस। बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है पैब्लो की थियरी का। इसके बाद आते हैं हम थर्ड स्टेप पे, या थर्ड स्टेज या थर्ड फेज ऑफ कंडीशनिंग, जिसे आफ्टर कंडीशनिंग कहते हैं। जब कुत्ते की आदत डल गई तो फिर क्या होगा? अब आपने घंटी बजाई और कुत्ते के दिमाग में जो स्ट्रक्चर बनेगी वो किसकी बनेगी? फूड की। तो ऐसी स्थिति में वो उस घंटी पे भी वही व्यवहार देगा, वही रिस्पॉन्स देगा जो वो पहले फूड पे दे रहा था। तो इस तरीके से जो न्यूट्रल स्टिमुलस था अब वो कंडीशन स्टिमुलस में चेंज हो गया, जो कि जिसका कोई अर्थ नहीं था उद्दीपक का, अब वो अनुबंधित उद्दीपक हो गया और घंटी पर भी कुत्ते ने लार टपकाना चालू कर दिया। तो एक कुत्ते का घंटी से लार टपकाना कहलाएगा कंडीशनड रिस्पॉन्स। इसके बाद में यहां पे समझना जरूरी है एक्सटिंक्शन। अगर घंटी के बार बार बाद में अगर खाना आ रहा है तो उसकी आदत पड़ी रहेगी। अगर घंटी के बार बार बाद में खाना नहीं आ रहा है तो वो उसकी आदत खत्म हो जाएगी और फिर वो घंटी पे ड्रोलिंग नहीं करेगा। इसको कहते हैं एक्सटिंक्शन या विलुप्तता। तो आप इसे याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। जब आप एक बार एक्सटिंक्ट कर देते हैं, यानी कि आपके दिमाग में से वो छाप धूमिल हो गई। आप बचपन में गए थे अपनी नानी के यहां पे और वहां पे आपने सांप देखा, आपको डर लग गया, वापिस आप अपने घर आए, कुछ दिन में आप भूल गए, तो वो डर भी खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से आप एक रोज सो रहे थे, आपके भाई ने आपके साथ प्रैंक किया और एक लकड़ी का बनावटी सांप आपके तकिए के पास रख दिया। आपने जैसे ही हाथ लगाया आपका वही डर वापस आ गया। इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी, यानी कि दोबारा से उसका याद आ जाना, दोबारा से वही कंडीशनिंग वापस आ जाना। इसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट दिया था इसी पे आगे बढ़ा करके पैब्लो ने, वो था हायर ऑर्डर कंडीशनिंग या सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग। ये क्या है? शुरुआत में आपने आदत डलवाई डॉग की बेल के साथ में, तो आपने क्या किया? बेल के बाद में खाना दिया, उसके बाद में डॉग ने ड्रूल किया। ये आपने रिपीटेशन करके जैसी आदत डलवाई, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? अगर आपने दरवाजा खोलते समय एक आवाज की और फिर आपने उसे बेल बजाई और उसके बाद में फिर खाना दिया, तो अब क्या होगा? अब वो जो पहले तक जो बेल से जो कंडीशनिंग हो रही थी वही अब दरवाजे के खुलने की आवाज से कंडीशनिंग हो जाएगी। इसी को जब कंडीशनिंग की कंडीशनिंग करते हैं तो इसे हायर ऑर्डर कंडीशनिंग कहते हैं। तो हायर ऑर्डर कंडीशनिंग में फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनिंग या पैव्लोवियन कंडीशनिंग से ज्यादा समय लगता है, लेकिन अच्छा इसके विलुप्तता के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए हमें यहां पे रिपीटेशन का और एक्सटिंक्शन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। यह है हायर ऑर्डर या
सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग। इसके बाद में एक मुख्य कॉन्सेप्ट आता है जो कि पैब्लो की थियरी पे आधारित है, दैट इज कॉल्ड टेस्ट एवर्जन। टेस्ट एवर्जन यानी आप कुछ प्रकार के टेस्ट से भागते हैं। 1966 में रॉबर्ट कॉलिंग और जॉन गार्सिया ने इस विषय में काम किया था, जिसमें उन्होंने ये पाया कि टेस्ट एवर्जन यानी हम कुछ चीजों का जब अनुभव करते हैं तो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती, तो हम उन चीजों से परहेज करने लगते हैं। तो इसको सुपरस्टिशन से भी जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है, वो अपने दोस्त के यहां पे गया, वहां पे उसने पिज्जा खाया और पिज्जा खाने के बाद में उसको नॉजियस फील होने लगा। तो अगर वो इसके बाद डिसाइड करता है कि अब मैं पिज्जा नहीं खाऊंगा, तो ऐसी स्थिति को कहेंगे टेस्ट एवर्जन। लेकिन अगर वो कहता है कि मैं इस दोस्त के पास नहीं जाऊंगा, तो इसे कहेंगे सुपरस्टिशन। तो क्लासिकल कंडीशनिंग इज ऑल अबाउट टेस्ट एवर्जन, नॉट अबाउट सुपरस्टिशन। जहां कारण होगा वहां कंडीशनिंग है, जहां कारण नहीं है वो फिर सुपरस्टिशन है। तो इसका ध्यान रखिएगा। इसका एजुकेशन में बहुत ज्यादा इंप्लीकेशन हुआ और आज भी हो रहा है। तो इसके एजुकेशनल इंप्लीकेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अच्छे बिहेवियर और वैल्यूज को डालना। इसके द्वारा डाला जा सकता है। इसके अलावा इसका एक महत्वपूर्ण रोल है कल्चर और सिविलाइजेशन में। आप देखेंगे आपके घरों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है क्लासिकल कंडीशनिंग। इसके बाद में सुपरस्टिशंस को खत्म करने में, जो मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको अभी बताया। इसके अलावा लर्निंग लैंग्वेज, जब हम भाषा को सीखते हैं उसमें रिपीटेशन का बहुत ज्यादा महत्व है और रिफ्लेक्सेस का। और इसके अलावा एडजस्टमेंट विद एनवायरमेंट, और अपने एनवायरमेंट से एडजस्ट करने में भी इसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये इसके एजुकेशनल इंप्लीकेशन है। पैब्लो इस थियरी की वजह से एक बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं। और आप इनके साइकोलॉजी रिसर्च में प्रभाव को इस बात से याद रख सकते हैं कि 1936 में जब ये मरने वाले थे, तो इन्होंने अपने एक स्टूडेंट को बुलाया और कहा कि आप मैं जो बता रहा हूं वो सब चीजें लिखो। तो इन्होंने अपनी डेथ पर भी एक्सपेरिमेंट किया। इस तरीके से पैब्लो दुनिया के बाकी सभी जो रिसर्चर हैं, जो थिंकर्स हैं, उनसे अलग हो जाते हैं। ये था आज का सेशन पैब्लो पे। फिर मिलेंगे। थैंक यू।